आप समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पे, कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? जाहिर है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जाहिर है कि ज़मीन पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन आपका सम्मेलन तो ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, यादव सम्मेलन पे चल रहा है। विकास पे सम्मेलन कब होगा, शिक्षा पे सम्मेलन कब होगा? हमारा सवाल है। ये जितने भी सम्मेलन हैं सबको यही बताने का प्रयास है कि ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है और समाजवादी सरकार में सारे लोगों का सम्मान किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता जिन्होंने 2013 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव लड़ा, समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले, और एक अच्छी छवि मानी जाती है इनकी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्याओं को लेकर जिस तरह का इन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव में इनको बहुत ही सहयोग मिला छात्रों का और एक बहुत ही अच्छी छवि के नेता माने जाते हैं। हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता अजमल महमूद हमारे बीच में आज सत्य लाइव टीवी से रूबरू हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ छात्र नेता हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। जिस तरह से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव खुद लड़े, लेकिन आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ बहाली को लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? और छात्र संघ बहाली कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए? देखिए अनवर जी, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि छात्र संघ है, अब यूपी गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से छात्रों का छात्र संघ बहाल को बंद कर रखा है, उससे छात्र हित का बहुत नुकसान होता है। जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी तो हमेशा छात्र राजनीति को बढ़ावा दिया है हमारे नेता ने, और छात्र संघ बहाल इसलिए भी ज़रूरी है कि छात्र ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, तो इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसकी पोल छात्र संघ बहुत अच्छे से खोलता है। तो मेरे जहन में याद आ रहा है कि IRT का एक मसला था, उसमें फ़ीस की बहुत ज़्यादा फ़ीस बढ़ा दी गई थी जब छात्र संघ 2012 में बहाल हुआ है। उसकी पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ जो छात्र नेता हमारे सीनियर हैं, उन्होंने लग करके उस व्याप्त भ्रष्टाचार को उस कॉलेज के उजागर किया था। तो बड़े बड़े लोगों की जो कुर्सियां हैं वो हिल जाती हैं। तो इसलिए ये सरकार तो खासकर पूंजीपतियों की सरकार है, तो जाहिर है कि वो छात्र संघ बहाल नहीं करेगी। और मैं आपको भरोसा दिला, आप कह रहे हैं कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है। तो आपको ज़मीन पे आप टहल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, आपको कहीं पे ये दिखता है कि सबका साथ सबका विकास? मैं आपसे भी ये सवाल कर सकता हूँ कि मोदी जी ने तो अभी आप देखिए कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को फ्री में राशन वितरित कर रही है। अभी आप देखिए 1 साल पूरे होने वाले हैं, 5 किलो राशन हर एक नागरिक को भारत के मिल रहा है। तो ये सबका साथ सबका विकास के बारे में ही तो कहा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इन्होंने जो नारा जोड़ा है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकार अभी तक गुजरी है, 40 साल के बाद रोज़गार जो है सबसे कम इस देश में हुआ है। तो इसको भूल जाते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के परिवार के अपने खोए हैं, उसको लेकर के भूल जाते हैं। मीडिया का काम है ये सारे मुद्दों पे चर्चा करना, और मुझे उम्मीद है कि आपसे कि आप ये सारे मुद्दे जनता के सामने रखेंगे कि अब भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम, और छात्र हित की बात इस सरकार में हो ही नहीं रही है। आप छात्र संघ बहाल नहीं कर रहे हैं, कई महीने से सरकार छात्र संघ बहाल के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हैं। आपका VC डिक्टेटर VC, जिसको मैं अब उनको अजान से दिक्कत होने लगती है, मोहल्ले की अजान से, वहाँ वो कई वर्षों से रह रही थी, अब अचानक, यानी हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है और पूंजीपतियों की जेब भरी जा रही है। देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है ताकि सिर्फ कुर्सी बची रहे। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ बहाली की बात कर रहे हैं। आप तो एक अकेले ऐसे नेता नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ बहाली की बात कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा तबका जो है
छात्र संघ बहाली की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति किए हैं और उनकी पहचान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रही है। तो क्या उन्हें छात्र संघ बहाली नहीं दिखाई दे रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो शाख गिर रही है वो उन्हें नजर नहीं आ रही है? देखिए, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश को विधायक, मंत्री, उसकी कोई तादाद नहीं है, दिए हैं और सब ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो छात्र संघ तो बहाल होगा ही, और बहाल नहीं होगा, सरकार बदलेगी तब बहाल होगा। देखिए, छात्रों से जिसने भी टकराया है उसको मुंह की खानी पड़ी है। तो ये सरकार ने भी अपना आजमाया है, आजमा ले अपने जोर को, देखते हैं कितना जोर है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो नई वैकेंसियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें कहा जा रहा है कि अब सीधे इंटरव्यू से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। आप इस सिलेक्शन को कितना न्यायोचित तरीके से आप देखते हैं? क्या ये सही न्याय है? सिलेक्शन का तरीका सही है या नहीं? देखिए, सिलेक्शन को लेकर के पारदर्शिता अपनानी चाहिए और चांसलर, वाइस चांसलर को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी होगी तो तभी विश्वास छात्रों को भी होगा और जो बेचारे पढ़ करके रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ भी न्याय होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पिछले कई वर्षों में देखा जाए, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आप इस चीज को मानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पिछले कुछ वर्षों में इसकी शाख गिरी है? जी, शाख गिरी है। मान लीजिए रैंकिंग में आप जाएंगे तो शाख गिरी है। तो शाख को उठाने का काम किसका है? अब छात्रों को जो चीज़ों की उपलब्ध कराना चाहिए, लाइब्रेरी में किताब नहीं। छात्र संघ, देखिए, सारे मुद्दे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। छात्र संघ बहाल ना करने की जो वजह है वो यही है, क्योंकि जब छात्र संघ बहाल होगा तो छात्रों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए छात्र के लिए छात्र लड़ाई लड़ेंगे और लाइब्रेरी की समस्या से लेके हॉस्टल की समस्या, एमएस की समस्याएं जो भी है तो उसको पूरा करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनेगा। मेन वजह यही है छात्र संघ बहाल ना करने की। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले, मैं कह सकता हूँ, हजारों छात्र ऐसे हैं जो एक गरीब परिवार से आते हैं, बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, जिनको हॉस्टल की सुविधा नहीं है और शहर में डेलीगेसी में रहकर 3,000-4,000 रुपए मंथली किराया देने की उनकी हैसियत नहीं है। तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक गरीब छात्र कैसे पढ़ेगा जब वो उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा और वो डेलीगेसी में रहने के लिए मजबूर होगा? तो क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक गरीब पढ़ सकता है या नहीं? बिल्कुल पढ़ेगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी सरकार बनते ही जो है इस पे काम किया जाएगा। और हम तो देश प्रदेश की राजनीति में ही समाजवादी विचारधारा की जब सरकार बनेगी तब ये जो आप पूछ रहे हैं, तब सारी चीज़ गरीब के लिए तभी पूरी होगी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, आखिर सरकार कैसे बनेगी? ये कह सकते हैं कि इस वक्त तो देश जिस हालात से गुजरा है सबने देखा है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर इस बार फिर से पुनः सरकार बनाने का दावा कर रही है? देखिए, जनता इंतज़ार में है कि बस 2022 का चुनाव आए और योगी जी के अपोज में सिर्फ एक चेहरा विपक्ष में है। आप ज़मीन पे घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा विकल्प जनता के पास है नहीं। और जिस तरह से इस सरकार ने नौजवानों की आवाज़ को दबाने का काम किया है, तो बस 2022 आप कह रहे हैं नौजवानों की आवाज़ दबाने का काम किया है। 4,25,000 रोजगार दिया है। योगी जी का ये दावा है कि हमने पिछले वर्ष 4,25,000 युवाओं को रोजगार दिया है। योगी जी तो दावा, आप अगर ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो उसमें करोड़ों का दावा किया जा रहा है। उसमें कोई एक आंकड़ा बताया ही नहीं गया। कभी बताया जा रहा है कि हमने करोड़ों में रोजगार दिया है, कभी लाखों में रोजगार दिया है। तो पहले आप ये सवाल बीजेपी वालों से पहले पूछ लीजिएगा कि कम से कम वो अधिकृत एक जानकारी जनता के सामने रख दें कि हमने इतने रोजगार दिया है, तब क्लियर कर दें। क्योंकि लाख कभी बताते हैं, कभी करोड़ बताते हैं। मतलब ये कि योगी सरकार को इस बार जो युवा है, जो देश का युवा है, प्रदेश का युवा है, वो सिर्फ युवा ही नहीं, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, दलित, हर
हर जाति का, हर मज़हब का, हर कोई सिर्फ इंतज़ार में बैठा है। देखिए, कोरोना काल किसी एक इंसान को प्रभावित नहीं किया। कोरोना काल ने हर मज़हब को, हर जाति को, समाज के हर तबके को प्रभावित किया है और हर किसी ने अपने खोया है। लोग ऑक्सीजन के बिना ख़त्म हो गए। और यहाँ पे आपने देखा आपके फाफामाऊ वहाँ पे मतलब जिस तरह से मुर्दों को रेत में गाड़ा गया, आपने देखा वो तस्वीर थी, और उसके बाद उस पर से चादरें उतरवा ली गई। तो ये सबका तो आपको जाहिर है कि जनता इंतज़ार में है कि वो तो बस बटन दबाने के इंतज़ार में है। अभी पिछले दिनों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो टीम गठित की है मुस्लिम मोर्चा की, इसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ये उद्देश्य है बूथ स्तर पे कम से कम हर एक बूथ से 100 वोट, मुस्लिम वोट जो है वो भाजपा के फेवर में डलाए जाएं। क्या ये संभव है? क्या देश प्रदेश का मुस्लिम जो है भाजपा के फेवर में वोट करेगा? देखिए, सबको वोट डालने का अधिकार है और अपने मर्जी के मुताबिक किसी भी दल को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो आप 403 विधानसभा में कितने मुस्लिम प्रत्याशी बनाएंगे? आप वोट बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी आपको नहीं बनाना है। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की नुमाइंदगी है, जो उनकी मौजूदगी है, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। मैं पूरे दावे से, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आबादी के अनुसार हम जितने % हमारी अल्पसंख्यकों की आबादी है उसके अनुसार कभी टिकट नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपने कहा कि बूथ स्तर पे वोट बढ़ाने की बात कर रही है, तो ये जाहिर है कि ढोल में पोल वाला मसला है कि मतलब आप वोट लेना चाहते हैं, टिकट नहीं देना चाहते। दरअसल उनका ये मुद्दा है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया, फिर मदरसे हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण करवाया है। ये सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं कि अगर हमने देश में सड़कें बनवाई तो उस पर मुसलमान भी चल रहा है। हमने देश में प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जब हमने गरीबों को राशन वितरित किए तो हमने हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा। हमारा तो विकास है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। मोदी जी ने ये कहा है और इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारी में है। देखिए, हमारे संविधान ने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, तो हम हिंदू मुस्लिम की उसमें बंटने की बात ही नहीं है। आप चाहे जो भी कार्य करिए या कोई भी गवर्नमेंट जो भी कार्य करेगी वो सबके लिए होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप किसी एक दूसरी बड़ी आबादी जो है इस देश की, आप उसको अछूता क्यों करते हैं? आप मुँह से तो कहते कुछ और हैं, लेकिन ज़मीन पे ज़मीनी हकीकत कुछ और। जैसे कि आपने हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया ना। आप अपनी पार्टी में आप देखिए, तो आप जब शामिल नहीं हो रहे हैं तो प्रतिनिधित्व कैसे दें? आप मतलब आप जाहिर है कि आपकी कार्यशैली जो है वो देश के संविधान के खिलाफ है ना, इसलिए नहीं शामिल हो रहे हैं। आप जो एक बड़े आप नए मुद्दे लेकर के आते हैं, आप वो सेंसिटिव मुद्दे को उठाते हैं जिससे समाज में बंटवारा पैदा होता है, तो जाहिर है कि जो सेकुलर लोग हैं वो क्यों शामिल होंगे। और मैं इस देश का मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जितना हिंदू सेकुलर है उतना ही मुसलमान सेकुलर है। यानी कि 2022 में इस बार, अब 2022 के चुनाव में ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। बहुजन समाज पार्टी जो 2011 में सत्ता में रही, मायावती का नाम आता है। मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को आप कहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से 2022 के चुनाव में? देखिए, उनका अपना एक दल है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, और अच्छा ये होगा कि सभी राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें, तो बहुत बेहतर चुनाव होगा। अगर बसपा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी तब तो नुकसान आपका ही होगा। देखिए, नुकसान फायदा ये बात की बात है। विकल्प जो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के सामने सिर्फ अखिलेश यादव जी का है। अगर मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ गई, आप कह रहे हैं, तो फिर नुकसान किसका होगा? नहीं, जितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगी उतना मजबूत लोकतंत्र होगा। आपको ये नहीं लगता कि दलित वोट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि दलित की संख्या भी कम नहीं है। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जातिगत सम्मेलन बुलाने शुरू हो गए हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन,
पटेल कुर्मी सम्मेलन। तो ये सम्मेलन अगर आप देखेंगे तो दलित सम्मेलन की अगर आप बात करेंगे तो दलितों का भी तो एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल तबका है और सबका सम्मान है और हर वर्ग के हर जाति के लोग समाजवादी पार्टी में हैं और वो सबका सहयोग है और सब विकल्प के रूप में सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। विकल्प क्यों है अखिलेश यादव? विकल्प इसलिए है कि युवा हैं और उन्होंने जो करके दिखाया है, अब जो उनकी उपलब्धि है आप देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे को देखिए और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए। आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने भी तो अब इलाहाबाद ही को देख लीजिए, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों एक घोषणा की कि इलाहाबाद को, इस पूरे जिले को हम चारों तरफ से, यहाँ तक कि रिंग रोड और एयरपोर्ट तक की उन्होंने बात कही है, जिस तरह से विकास की उन्होंने बात कही है। अगर आप उसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सड़कों का जाल बिछाया है। अभी तक आप देखेंगे तो पहले दिन से ही इन्होंने सिर्फ पिछली गवर्नमेंट का फीता काटा है। अब लखनऊ मेट्रो आप देख लीजिए किसकी देन है, बाकी अब जितनी भी योजनाएं थी अभी तक फीता काट रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यानी कि योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। किया की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे जो चीज़ बड़ी चीज़ होती है, बड़ा काम होते हैं, देश में कोई नई चीज़ होती है, जैसे हमारे प्रदेश के अंदर मेट्रो नहीं थी, कौन लेके आया? यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर फाइटर जेट उतर गए, कौन लेकर के आया? ऐसी कोई उपलब्धि बताइए आप बीजेपी की। बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य किए और विकास के दम पे इस बार 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। धारा 370 हटा दी कश्मीर से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को भुनाएंगे। आप देखिए हर पार्टी की एक कार्यशैली होती है, विचारधारा होती है, तो इस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा है, ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। इनके जो नेता हैं वो समाज में, अब आप देखिए कि महिलाओं के प्रति इनका सम्मान क्या है, कुछ नहीं है। आप इनके कितने नेता हैं जो महिलाओं के प्रति, उनकी भाषा शैली आप देख लीजिए। तो इनका कि समाज को सिर्फ बांटने, जितना समाज को बांट सकते हैं उतना ये बांटने का प्रयास करते हैं, और हमारा काम है समाज को जोड़ने का। तो आपकी लड़ाई यही होगी, समाज के बांटने वाले वर्सेस समाज को जोड़ने वाले। ओवैसी जी की भी तो एंट्री हो गई है, उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ एंट्री कर दी है और उन्होंने सीधा सीधा चुनौती दे दी है कि हम इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर के साथ जिस तरह का उन्होंने गठबंधन किया है 10 से 12 दलों के साथ, तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी? जिस तरह से ये कहा जाता है मुस्लिम वोटों पे ओवैसी की एक बहुत बड़ी पकड़ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओवैसी जी का वेलकम है और हर पार्टी को अधिकार होता है, जैसे हर किसी को अधिकार है वोट डालने का, तो वैसे हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो ओवैसी साहब का वेलकम है उत्तर प्रदेश में, वो भी चुनाव लड़ें, हम भी चुनाव लड़ें, और जनता खुद बता देगी कि विकल्प के रूप में उसे कौन पसंद है। यानी कि आप ओवैसी जी को बहुत हल्के में ले रहे हैं? नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं हम, और किसी दल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव का सम्मान होना चाहिए, ये किसी को हल्के और भारी में लेने की बात नहीं है, हर किसी को अधिकार है चुनाव में। ओवैसी जी तो कह रहे हैं कि सपा ने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं, और आप सपा की बात कर रहे हैं। विकल्प क्यों? आपकी मजबूरी है सपा? नहीं, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। अब आप खुद बताइए, आप सर्वे करा लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी के अलावा कौन विकल्प है बीजेपी को हराने के लिए। ये बताइए, आपकी सरकार पिछले जब अखिलेश यादव जब सत्ता में आए थे, उनका घोषणा पत्र, आप देखिए चुनाव में घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो उसके घोषणा पत्र को ही लोग देखते हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता घोषणा पत्र पे नज़र डालती है। घोषणा पत्र में उन्होंने 18% रिजर्वेशन की बात कर दी, 18%, और वो भी मुस्लिम रिजर्वेशन, जो कि संविधान में ये बिल्कुल अनैतिक नज़र आता है, क्योंकि संविधान में कोई जातिगत आरक्षण की बात नहीं। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि 18%, आप तो सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्टों को भी आप जानते हैं, तो उस पर तो पहले अमल होना चाहिए था, फिर 18% की बात होनी चाहिए थी। ये सिर्फ बयानबाजी क्यों? देखिए, पहले क्या था, क्या नहीं था, क्या घोषणा पत्र था, अभी इस वक्त जो है, मैं अभी आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी जितनी मांगे हैं, जितने सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी समाजवादी गवर्नमेंट बनेगी
और तो सब चीज़ पूरी की जाएगी, सबका सम्मान किया जाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, सामाजिक न्याय की बात है। आज देश के प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी संविधान संशोधन बिल पूरी तरह से लोकसभा और राज्यसभा में भी पास हो गया, अब राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता है। 39 जातियों को, बैकवर्ड जातियों को शामिल किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुस्लिम समाज में एक जात है गौरिया, जो ताला और चाबी का काम करती है, घर घर जा कर के बल्टी उल्टी बनाती है, वो जनरल कैटेगरी में आती है। तो उस पर नज़र क्या, वो देश की जनता नहीं है? बिल्कुल जनता है। और रही बात उसकी, देखिए जो पिछड़ा हो तो उसको जाहिर है कि समाज की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए काम करना होगा। कोई भी सरकार रहे वो उसको करना चाहिए। और समाजवादी सरकार तो सामाजिक न्याय की बात, यही तो विचारधारा है ना। देखिए आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो होगा ये देश का भविष्य तय करेगा। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, सांप्रदायिकता पे पूरी तरीके से चोट कर दी गया वहाँ के लोगों ने। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, उत्तर प्रदेश की जनता भी सांप्रदायिकता पे चोट करेगी। सीधे सीधे ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। फिर 2024 का चुनाव होगा तो देश में भी बदलाव होगा। आप समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पे, कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? जाहिर है कि बेरोजगारी बढ़ी है, जाहिर है कि ज़मीन पे काम नहीं हो रहा। लेकिन आपका सम्मेलन तो ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, यादव सम्मेलन पे चल रहा है। विकास पे सम्मेलन कब होगा, शिक्षा पे सम्मेलन कब होगा? हमारा सवाल है। ये जितने भी सम्मेलन हैं सबको यही बताने का प्रयास है कि ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है और समाजवादी सरकार में सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा और सबको उनके आबादी के अनुरूप और सबको सम्मान दिया जाएगा। मेन सम्मेलन का मकसद यही है कि सबका सम्मान है, इस दल में सम्मान है और समाजवादी सरकार में सबका सम्मान बराबरी से रहेगा। चलिए, आपने हमारे साथ अपनी जो राय थी, जो आपके विचार थे, आपने हमारे साथ साझा किए। इस वक्त हमारे साथ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता अजमल महमूद, जो कि समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले चुनाव लड़ा और अब समाजवादी पार्टी में एक बड़े नेता की हैसियत से ये काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं इनसे जानने की कोशिश किया कि आखिर किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरेगी। इन सब सारे विषयों पर इनसे चर्चा हुई। हमारे साथ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला है, इसके लिए सत्य लाइव टीवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।